इसका इंट्रीगेशन करिए। चलिए जी, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, नया यूनिट कह सकते हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, देखिए आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं रिलेशंस और फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे वेक्टर्स एंड 3D को, है ना। लास्ट में प्लेन का लास्ट क्लास हुआ है, इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस और फंक्शन को। रिलेशंस यानी कि संबंध, जानते हैं आप। रिलेशंस डेली लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसको बोलते हैं फलन, हिंदी में इसको बोलते हैं फलन, संबंध और फलन। देखिए यहाँ से अगर और यहाँ पर एक और टॉपिक इसी के अंदर पढ़ना आपको, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या आई इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इसका नाम है ICF, इसी के अंदर आता है। तो लास्ट में इसको पढ़ेंगे, ये एक टॉपिक आपका खत्म हो जाए। थोड़ा सा इसमें बाइनरी ऑपरेशन भी है जो हल्का सा हम आपको बता देंगे, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 10 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाता है यहाँ से जी, 10 नंबर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी सब मिला के, और ज़्यादातर यहाँ से पूछेगा ICF से, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, रिलेशन से भी आता है, फंक्शन से भी आता है, बाइनरी ऑपरेशन से नहीं केवल, लेकिन इससे आएगा ऑब्जेक्टिव भी, और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से एक तो रहेगा जी। हाँ रहेगा एकदम बिल्कुल। और 10 नंबर हम 100 में बता रहे हैं। अगर 100 की बात करें, 200 आपका जैसे सवाल पूछा है, तो कम से कम 20 से 25 नंबर रहेगा आपका इस टॉपिक से, रिलेशन और फंक्शन से। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो यहीं से आपको अच्छा नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, रिलेशन फंक्शन समझने से पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है सेट थ्योरी। इसको शुरू करने से पहले हम लोग सीखेंगे पहले सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी क्या होता है, सेट क्या होता है, ये सीखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से सेट थ्योरी। ये 3 दिन अभी चलेगा आपका ये सेट थ्योरी। ये है बेसिक, इस 12 के लिए बेसिक है ये। ठीक है, 12 के लिए ये क्या है, बेसिक। ये नहीं जानिएगा तो इतना समझ में आएगा रिलेशन फंक्शन में अच्छे से आपको, क्या होता है रेंज, क्या होता है डोमेन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कैसे सेट को लिखा जाता है। जब तक नहीं समझिएगा सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, जब तक नहीं जानिएगा तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट। व्हाट इज सेट, सेट क्या है, पहला तो सवाल यही होगा आपसे। हाँ हाँ 11 का पूरा कवर हो जाएगा। बेसिक क्या बोलो, 11 का पूरा सेट थ्योरी खत्म कर देंगे 3 दिन में भी, 3 से 4 दिन में। 11 का समझो ये सिलेबस है, 12 के हिसाब से बेसिक है, लेकिन करेंगे टू द पॉइंट बात। बहुत डिटेल में सवाल को नहीं बनाएंगे कि बैठ के सवाल बना रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे ना, मेन एकदम मेन ना, सवाल नहीं, इसमें सवाल नहीं। अभी 3 दिन खाली आपको थ्योरी देखना, मन करे सवाल बनाने का हम बता देंगे एक्सरसाइज, आप घर पर बना लीजिएगा। एक दिन में 2 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। देखो जी, ये कहता है, थ्योरी मेरे साथ लिख लीजिएगा फिर समझाते हैं। ये कहता है ए वेल डिफाइंड, वेल का मतलब बहुत अच्छे से जो परिभाषित हो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। एक लाइन में बोलेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। 2-3 पॉइंट है बस, पहले उसको समझना है। थोड़ा सा शुरुआत का क्लास स्लो चलेगा, उसके बाद एकदम फास्ट चलेंगे इसमें हम लोग। दूसरा कहता है द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कहलाता है, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आएगा सेट के अंदर, आर कॉल्ड इट्स मेंबर, उसको बोलेंगे उसका मेंबर है, सदस्य बोलेंगे मेंबर, या बोलेंगे इसका और एलिमेंट, क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट कहेंगे, या इसको आप कह सकते हैं पॉइंट, एंट्री, बहुत सारा अलग अलग इसका नाम है। पॉइंट भी लिखते हैं बहुत सारे किताब में, इसको या तो बोलेंगे एक पॉइंट, इसलिए कहीं भी लिखते हैं पॉइंट, या एंट्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हुआ दूसरा पॉइंट। सेट का मेन डेफिनेशन ऊपर हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइए, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एक सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ABC से, लाइक ABC, लाइक कैपिटल लेटर क्या होता है, कैपिटल A B C D X Y Z etc। जब भी सेट को लिखना होगा हम लोग कैपिटल लेटर लिखेंगे। एंड इसी लाइन में हम लोग लिखेंगे, इसी पॉइंट में, एंड इट्स एलिमेंट या इट्स मेंबर्स, जो भी कह सकते हैं, इट्स मेंबर्स या एलिमेंट्स, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, एलिमेंट्स
आर डिनोटेड बाय जनरली सामान्यतः स्मॉल लेटर से, कभी कभी कैपिटल से भी लिख देते हैं अगर कुछ खास तरह का सेट होगा तो, लेकिन जनरली यूजुअली हम लोग किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। मतलब ए बी सी डी ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं ETC। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी सबसेट पर जाने से पहले बहुत सारा कहानी अभी सुनेंगे। आज ही हो सकता है हम लोग सबसेट तक पहुंच जाएं। चलिए जी, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लीजिए हमारे पास एक ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, मतलब ए का एक सदस्य है, मान लीजिए एक एलिमेंट है। देन वी से हम कहेंगे, वी से x बिलोंग्स टू माने x का संबंध, या a बिलोंग्स टू, यहाँ लिखे ना a बिलोंग्स टू सेट ए का मतलब कैपिटल ए लिखेंगे सेट ए, एंड रिटेन एज लिखते कैसे हैं? रिटेन एज ऐसे लिखते हैं, या एक और बात भी बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं, और यहाँ तो लिख ही दिया ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड रिटेन एज, हटाओ और को, इतना ही काफ़ी है, एलिमेंट वर्ड यहाँ लिख दिया, एंड रिटेन एज ए बिलोंग्स टू, ऐसे करके लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक सेट का एक मेंबर है, एक सदस्य है, एक पॉइंट है, और कुछ नहीं है। अगर हमारे पास इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, एक जो हमारे पास ए है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन हम लोग कहेंगे, देन वी से डैट, हम कहेंगे कि जो ए है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो है कैपिटल ए से बिलोंग्स नहीं करता है, उसका उससे रिलेटेड संबंधित नहीं है। बिलोंग्स टू मतलब संबंधित होना, संबंधित नहीं है। एंड हम लोग लिखेंगे कैसे? एंड वी राइट या रिटेन एज, एंड रिटेन एज हम लोग ऐसे लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ऐसे करके बिलोंग्स टू के सिंबल काट देंगे और बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का एक सदस्य नहीं है। इतना ही सा इसका जी है डेफिनेशन। सेट चूँकि अभी शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको डिटेल में डीप में पढ़ लेंगे, उसके बाद अभी 30 सेकंड गना के आगे भाग जाएंगे। देखो दिखाते हैं इसका कहानी। इसी का ये दूसरा हिस्सा है, एक स्टार मार्क कर दीजिए, 2 पॉइंट बन जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पूरा सेट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या सुनेगा ज़रा ध्यान से। देखिए एक लाइन में अगर हम आपसे कहें सेट क्या होता है, कोई पूछे व्हाट इज सेट, तो बोलिएगा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, एक सेट कहलाता है। ए छूट गया वर्ड, लिख दीजिएगा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। एक सुपरिभाषित, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड का मतलब एकदम अच्छी तरह से जो परिभाषित किया गया, सुपरिभाषित वस्तुओं के कलेक्शन को, समूह को ही क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं। तो पहले तो इसी लाइन को डिटेल में समझते हैं। सेट का मतलब ये हुआ आप कुछ ऐसा डिफाइन कीजिए वस्तुओं का सेट जो पूरा सुपरिभाषित हो, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ आएगा, इसमें चीज़ नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा लिखने वाले वस्तुओं का समूह, क्या ये सेट होगा? लिखने वाला वस्तु में क्या आ जाएगा? पेन आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, मार्कर आ जाएगा, स्केच पेन आ जाएगा। क्या लिखने वाले वस्तु में बोर्ड आएगा? क्या बल्ब आएगा? क्या पंखा आएगा? नहीं आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर एकदम ये परिभाषित है, लिखने वाले वस्तुओं का कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ रिटन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट से हम लोग लिखते हैं, जो लिख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट कहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ लिखने वाले वस्तुओं का कलेक्शन, उसमें एक फिक्स नंबर आएगा, एक फिक्स एलिमेंट आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग सेट। जैसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डिवाइस में बॉल आएगा, पंखा आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा, मोटर आएगा, हीटर आएगा, गीजर आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक सेट हो गया। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ए सेट। अगर हम आपसे पूछेंगे एग्जांपल बताओ जी सेट का, एग्जांपल ऑफ सेट देखो,
यानी कि अगर आपसे ऐसा डिफाइन किया गया इसमें क्या आएगा इसमें क्या नहीं आएगा आप बता पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग सेट होगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज ए सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा। और बताइए तो क्या होगा सेट। दूसरा हम लोग कह सकते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ, देखो कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बोलिए तो कलेक्शन ऑफ वोवेल, तो वोवेल को कलेक्ट कीजिए तो ए ई आई ओ यू, तो फिक्स हो गया ना, बाकी सब हट जाएगा, 5 चीज आ जाएगा, बाकी सब हटेगा। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट इज ए सेट। ये आपका वेल डिफाइंड है, यानी कि एक ऐसा डेफिनेशन जो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, जिससे आप कुछ ऑब्जेक्ट को बता पाएंगे कि इसमें ये होगा और इसमें ये नहीं होगा। तो इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा बोलिए तो। सर ए आएगा, ए ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा, बाकी नहीं आएगा। मतलब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है हम इसमें बता पा रहे हैं, ऐसे वस्तुओं को बोलेंगे सेट। जैसे हम बोलेंगे बताइए AR मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चों का समूह, क्या ये एक सेट होगा? बिल्कुल होगा। इसमें आप लोग आ जाइएगा, सुबह वाला बैच, शाम वाले बैच में जो लड़का लोग सब आ जाएगा, बाहर वाला बच्चा नहीं आएगा। उसमें एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे ऐसे देखिए ना, जैसे मेकअप सेट बोलते हैं, मेकअप करने वाला सेट, तो क्या क्या आता है उसमें बोलिए। लिपस्टिक आ जाएगा, उसमें पाउडर आ जाएगा, उसमें ब्रश आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ आ जाता है। मेकअप सेट बोलते हैं ना, श्रृंगार सेट मतलब श्रृंगार सेट मैंने क्या, उसके अंदर चूड़ी आ जाएगा, उसके अंदर गहना आ जाएगा, अलग अलग पहनने वाला श्रृंगार सेट बोलते हैं ना, हम लोग यूज़ भी करते हैं श्रृंगार सेट। मतलब उसमें क्या कलम आएगा, उसके अंदर उसमें कॉपी आएगा, क्या कोई मतलब ही नहीं बन रहा। यानी कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आप क्या आएगा लिख सकते हैं, क्या नहीं आएगा वो भी बता सकते हैं कि ये होगा और ये नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आपसे कलेक्शन ऑफ, देखो जी, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, बताइए तो क्या ये सेट होगा? बिल्कुल होगा सर। 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, बस 10 नहीं आएगा उसमें 10 से छोटा। यानी कि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सर इसके अंदर 1 2 3 4 5, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, 10 नहीं आएगा। तो ये जो हमारे पास है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट कहेंगे। सीधा समझिए, वस्तुओं को ऐसे हमारा परिभाषित किया गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। जैसे मैंने कहा इंडिया में बताओ रिवर का सेट, क्या ये सही है? कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, क्या ये एक सेट है? बताइए। पहले तो सेट को हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, हाँ सर गंगा आएगा, यमुना आ सकता है, सरस्वती आ सकता है। क्या इसमें नील नदी आएगा? वो मिस्र में है। यानी कि क्या इसमें कुछ नदी आएगा जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो आ जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ रिवर क्या लिखेंगे हम लोग? कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया। अगर पूछेंगे इंडिया में बताइए रिवर का कलेक्शन क्या एक सेट है, तो यस सर ये एकदम वेल डिफाइंड है, एकदम वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सेट होगा। इसके अंदर पूछेंगे क्या इसके अंदर गंगा आएगा, बोलो सेट, ये बिल्कुल है, गंगा आएगा, इसमें गंगा आएगा सर। क्या इसमें नील नदी आएगा? इस सेट में गंगा आएगा बिल्कुल, इस सेट में नाइल नदी यानी नील नदी नहीं आएगा। यानी क्या आएगा ये बता सकते हैं, क्या नहीं आएगा ये बता सकते हैं। कुछ टर्म ऐसा होता है जिसका सेट आप नहीं बना सकते। जैसे मैंने कहा खूबसूरत लड़कियों का सेट, क्या आप खोज सकते हैं? खूबसूरत लड़की मतलब आप सर कैसे डिफाइन कीजिएगा? खूबसूरत का मतलब क्या? ईमानदार लड़के का सेट, ईमानदार आदमी का सेट। बोलिए तो ईमानदार आदमी कैसे ईमानदार पहचानिएगा? हर आदमी तो बोलेगा हम ईमानदार हैं, वो किसको पकड़ें? कौन आदमी को बोलेंगे तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार कैसे पहचानेंगे? नहीं कर सकते। लंबे लड़कों का सेट, क्राइटेरिया नहीं है, आप कुछ उसमें नहीं कर पा रहे हैं। एक वेल डिफाइंड आपको नहीं बताया गया है कि किसको रखना है किसको हटाना। लंबे लड़के का सेट, अब आप बताइएगा तब ना सर 4 फीट से बड़ा होगा उसको लंबा बोलिएगा, कि 6 फीट वाले को लंबा बोलिएगा, कि 5.5 फीट वाले को लंबा। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ऑनेस्ट आदमी का सेट, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। इस सब शब्द को बोलते हैं वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट ना हो। वेग अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। ऐसा सेंटेंस, ऐसा स्टेटमेंट जो क्लियर ही नहीं है, जिसके बारे में आप कुछ बता ही नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा ब्लाइंड मैन का सेट, बोलो तो क्या ये सही है?
ये सही है। जितना अंधा आदमी हटा सकते हैं, अंधा आओ इधर, अंधा जो नहीं है वो हटा सकते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें बोल सकते हैं ईमानदार आदमी का एक सेट बनाओ। ईमानदार आदमी का सेट कोई मतलब नहीं बन रहा। ईमानदार कैसे आप डिसाइड कीजिएगा, लंबा कैसे डिसाइड कीजिएगा? हाँ बोल दो 5 फीट 5.5 फीट से ऊंचा वाले का सेट बताइए सर। बेईमान का भी नहीं होगा। अमीर वस्तुओं का सेट, अमीर आदमियों का सेट। बोलो अमीर का मतलब कौन? जिसके पास अंबानी के जितना पैसा है, जिसके पास मेरे जितना पैसा, उसको आप अमीर कह रहे हैं। जब तक डिसाइड नहीं कीजिएगा, जैसे मैंने कहा 5 करोड़ जिसके पास पैसा है जी, उसको हम लोग अमीर कहेंगे। बताओ 5 करोड़ से ऊपर वाले आदमियों का सेट, तब इसमें कुछ आदमी आ जाए, कुछ आदमी हटा सकते हैं। हाँ सर 5 करोड़ से नीचे वाले को हटाएंगे, आप 5 करोड़ से ऊपर वाले, बस समझ आ रही है? यानी कि एक फिक्स्ड होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन आना चाहिए उसमें, तभी होगा सेट, अदरवाइज सेट नहीं होगा। बोलो बोलो। हाँ नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना। जब तक वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक वो सेट नहीं कहलाएगा। खाना बनाने वाले जैसे बोले कुकिंग सेट, क्या क्या आएगा बोलो उसमें? छुरी आएगा, चम्मच आएगा, क्या आ जाएगा उसके अंदर? कढ़ाई आ जाएगा, प्लेट आ जाएगा, कटोरा आ जाएगा, जो भी है, कुकर आ जाएगा, बहुत सारा सामान आ जाएगा। उसमें कुकिंग का सेट हो गया सर। कुकिंग मतलब जिससे खाना हम लोग बनाते हैं वो कुकिंग के सेट हो गया। क्या उसके अंदर ये पेन आएगा? क्या उसके अंदर मोबाइल आएगा? कुकिंग का मोबाइल का कोई काम ही नहीं। क्या पंखा आएगा उसके अंदर? यानी कि हम किसी चीज़ सब एक ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रख पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि इसमें ये चीज़ होगा, इसमें ये चीज़ नहीं होगा। ऐसा अगर आपके पास एक परिभाषा है, वस्तुओं का समूह है, तो ऐसे वस्तुओं के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? सेट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? सेट कहेंगे। कुछ सेट ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होता है। जैसे मैंने कहा 2 के मल्टीपल का सेट, बोलो तुम। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, गिन सकते हैं। 3 नहीं आएगा सर, 5 नहीं आएगा सर, लेकिन एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। अभी उसमें भी आएंगे इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट, उसमें भी आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेट में अगर ऑब्जेक्ट को आप लिख पा रहे कि ये आएगा ये नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। एकदम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग सेट। देखिए द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर, एलिमेंट और पॉइंट। अब बोलेंगे जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया एक सेट है, डिफाइन कर दिया। इसके अंदर जो नदी आएगा उसको कहेंगे इसका मेंबर, यानी कि ये किसका मेंबर है? इस वाले सेट का मेंबर है। कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, ये इसका मेंबर नहीं है। तो बोलेंगे क्या इस सेट के अंदर, आगे चल के सीखेंगे हम लोग कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए से इसको डिनोट कर दिया, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। इसे डिनोट करेंगे, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या हमारे पास, एंड इट्स एलिमेंट इज डिनोटेड बाय, नॉर्मली हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा जैसे ये सेट ए है, ये किस चीज़ का सेट है? कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया। तो बताओ क्या इस सेट के अंदर गंगा आएगा? तो बोलेंगे सर यस, गंगा जो है हमारे पास, गंगा जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए में है। क्या इसके अंदर नील नदी आएगा? नहीं आएगा सर। बोलेंगे नील नदी जो है नॉट बिलोंग्स टू ए, उसके अंदर नहीं आएगा। काम खत्म हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहा है, जैसे मैंने कहा खाना बनाने वाले वस्तुओं का सेट, क्या उसके अंदर चम्मच आएगा? आ जाएगा। तो चम्मच इज बिलोंग्स टू बी, मान लिया सेट बी मैंने उसको नाम दे दिया, खाना बनाने वाले वस्तुओं के सेट को भी नाम दे दिया, तो चम्मच उसके अंदर स्पून आ जाएगा, उसके अंदर कढ़ाई आ जाएगा, उसके अंदर गैस सिलेंडर आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा जो से यूज़ हो रहा है। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट में आ रहा है, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जो ए है, ए जो है वो एक एलिमेंट है किस सेट का? ए का, ए सेट का। तो देन हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, माने ए का संबंध सेट ए से है। कैपिटल ए जब लिख रहे हैं तो समझोगे सेट ए की बात हो रही है, कैपिटल ए लिख रहे हैं तो सेट ए की बात हो रही है। एंड वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, और मान लीजिए ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, जैसे मान लीजिए नील नदी इस सेट के अंदर नहीं आएगा, इंडिया का रिवर नहीं, हमने तो ऊपर डिफाइन किया इंडिया का रिवर, तो नील नदी आएगा ही नहीं सर। इसका मतलब अगर नील नदी नहीं आ रहा तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए, ए जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, उसके अंदर नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? एंड हम कैसे लिखेंगे इसको? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब नील नदी इसमें बिलोंग्स नहीं करता है। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सेट होगा बिल्कुल। कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिल्कुल सेट होगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये सब हमारा सेट होगा, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया ऑलवेज ए सेट। बात समझ में आ रही है? चलिए डेफिनेशन जब लिखे तो एग्जाम्पल लिखिएगा जल्दी से। मोटा मोटी कहानी हो गया इसका ख़त्म, इसका कहानी पढ़ाते हैं आगे। स्वीट्स का नहीं, स्वीट्स लिख सकते हैं, हाँ स्वीट्स का सेट, मिठाई का सेट। मिठाई में क्या क्या आ जाएगा बोलो? मिठाई का सेट्स, हर तरह का मिठाई आ जाएगा। मिठाई के अंदर पेन नहीं आएगा, मिठाई के अंदर बेंच नहीं आएगा, हम और आप नहीं आएंगे, तो बिल्कुल डिसाइड कर पा रहे हैं, बिल्कुल होगा। सेट का मतलब ये हुआ एकदम सुपरिभाषित होना चाहिए। खाली बोल देंगे लंबे लड़के का, नहीं होगा।
खूबसूरत महिलाओं का सेट नहीं होगा। जब तक आप बोलिएगा किससे खूबसूरत सर, आलिया भट्ट से ज़्यादा खूबसूरत, एक कुछ आपको एक तो क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, आलिया भट्ट से जो जितने ज़्यादा खूबसूरत उसको हम मानेंगे खूबसूरत, और उससे नीचे वाले खूबसूरत नहीं मानेंगे। बताना पड़ेगा आपको किससे ज़्यादा अमीर। खाली अमीर बोलने से काम नहीं चलेगा, खाली रिच मैन बोल दीजिए, ओल्ड मैन बोल दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ब्लाइंड बोल सकते हैं, डैम्ड बोल सकते हैं, जो गूंगा आदमी, बहरा आदमी, ये तो कह सकते हैं कि हाँ सर ये बहरा, ये ज़्यादा नहीं, हटा सकते हैं। यानी कि ब्लाइंड मैन का सेट बिल्कुल सेट है, वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे देखो, रिच पर्सन है, गुड प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी। कौन अच्छा खिलाड़ी? जब तक अच्छा जब तक डिसाइड नहीं कीजिएगा कौन, विराट कोहली से अच्छा, तो अब आप बोल सकते हैं हाँ सर ये सब प्लेयर आ जाएगा, फुटबॉलर आ जाएगा, जो खिलाड़ी है अच्छा प्लेयर। यंग मैन, जवान आदमी, कितना साल को आप जवान बोल रहे हैं? 20 साल को कि 30 साल वाले को कि 40 साल वाले को? 40 साल वाला बोलता है हम भी जवाने हैं, है ना जी। तो जवान जब तक डिसाइड नहीं कीजिएगा कि 20 साल से ऊपर जो आदमी चला गया उसको बोलेंगे 20 से 30 के बीच का आदमी जवान, तो बोलेंगे सर 20 से 30 वाला जो आदमी इधर आ जाओ एक तरफ, बाकी सब हट सकता है उससे। 20 से नीचे वाला भी हट जाएगा और 30 से ऊपर वाला भी हट जाएगा, तो 20 से 30 के बीच में जो नंबर आएगा वही उस सेट के अंदर घुस जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही सब मामला चल रहा है सेट का। अब ब्लाइंड पर्सन बिल्कुल सेट बना सकता है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ए सेट। देखिए तो हाउ टू described a set, how to describe a set or how to describe or specify a set। देखो जी, कैसे हम लोग किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, लिखते कैसे हैं। जैसे सेट मैंने पढ़ा तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो जी, तो सेट को लिखने का जो है ना 2 फॉर्म होता है। देखिए, सेट को लिखने का 2 फॉर्म होता है। एक होता है हमारे पास नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसी का एक और नाम है टेबुलेशन फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म। एक हमारे पास होता है इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ लिखो ना, सेट बिल्डर फॉर्म नंबर 2। इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। और यहाँ बोलते हैं हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाला फॉर्म। बता रहे हैं देखो, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं एक ब्रैकेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसेस। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट, नहीं बड़ी ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं पैरेंथेसिस, और ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। इसको कर्ली ब्रैकेट भी आप लोग बोलते हैं मैथ की भाषा में। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हर एलिमेंट के बीच में कॉमास को, ठीक है, कॉमास को लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक इस ब्रैकेट को और एक किसको यूज़ करेंगे, कॉमा को। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ, देखो सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ पहले ये बताइए, कलेक्शन ऑफ numbers, collection of numbers which is factor of 28। मैंने कहा बोलिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच इज़ फैक्टर ऑफ 28। बोलो 28 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, क्या वो एक सेट होगा? पहले ये बताइए। तो सबसे पहले ये बात बताइए कि फैक्टर होता क्या है, बोलो।
फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो 28 को काट दे। 28 को आप अलग अलग कितने क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? जैसे 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 28, तो इसका मतलब एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 7, एक फैक्टर 28, 7 गुना 4 तो एक फैक्टर 4, एक फैक्टर 2, 2 गुना 14 तो एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 14। कितना फैक्टर में आप तोड़ सकते हैं? यानी ये समझिए ना 28 को कौन कौन सा नंबर काट सकता है, तो कौन कौन सा नंबर काट सकता है बोलिए? तो अगर बोलेंगे फैक्टर ऑफ हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा बोलो? ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर सबसे पहले 1 आएगा सर, 2 इसको काटेगा क्या? 2 आएगा सर, 3 इसको काटेगा क्या? नहीं आएगा, 4 इसको काटेगा आएगा सर, 5 6 7 आएगा सर, 7 दूनी 7 चौके 28, 7 के बाद बोलिए 8 आएगा क्या? 9 आएगा, 10 11 12 13 14 आएगा, बिल्कुल 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, एक आ जाएगा 28। ये टोटल वो नंबर्स है जो 28 का क्या है बोलो? फैक्टर है। हर नंबर के बीच में लगाएंगे एक तो कॉमा और ऐसे करके ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे नंबर्स को जो एलिमेंट्स है यहाँ पर लिखा जाता है किसमें? कॉमास के फॉर्म में, और एक तो मछली ब्रैकेट बंद कर दिया जाता है। इसको समझो ना, ये है इसका झोला। इस झोला के अंदर जैसे कलेक्शन ऑफ नंबर विच आर फैक्टर ऑफ या विच इज फैक्टर ऑफ 28। इस 28 वाले फैक्टर में 28 वाले मैंने सेट में उसमें हमको ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 28 का फैक्टर आए। तो ये समझो कि वो झोला है जिसके अंदर 28 का फैक्टर लिखा हुआ है। तो कौन कौन फैक्टर, कौन कौन नंबर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा। अब मैंने पूछा आपसे क्या 2 इस झोला में है? हाँ है। तो लिखेंगे सर है। क्या 4 इस झोला में है? बिल्कुल है सर। क्या 8 इस झोला में है? नहीं है। तो इसका मतलब 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? 8 जो है 28 का फैक्टर नहीं होता। मैंने पूछा 7 इस झोला में है बैग में? बिल्कुल है सर। क्या, एक मिनट, 10 इस झोला में है क्या बोलिए? नहीं है। इसका मतलब 10 सेट ए से बिलोंग नहीं करता। इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना। किसी भी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है? हर एलिमेंट के बीच में एक तो कॉमा सेपरेट करेंगे और लगा देंगे एक तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट को। जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए कलेक्शन ऑफ, या ऐसे लिखो ना सीधा, आप सेट लिखते हैं डायरेक्ट। यहाँ हमारे पास सेट बी है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन कितना? लेस देन मान लेते हैं 10 से छोटा। तो 10 से छोटा कितना हो जाएगा? एक तो थोड़ा नंबर कम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 8 से छोटा। तो 8 से छोटा कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इससे नीचे नहीं, इससे आगे नहीं जाएगा। इसको आपको क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके लिख देना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देना, हो गया। इसी को हम लोग बोल देंगे सेट। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में, मतलब एक लाइन से सबको लिख देना जी, रोस्टर फॉर्म में तैयार कर देना। बताओ क्या 2 इसके अंदर है? यस सर बी में है। क्या 4 इसके अंदर है? यस सर बी में है। क्या 10 इसके अंदर है? नहीं है, सेट बी में 10 नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। अब सुनो, टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इसी का दूसरा रूप लिखा जाता है। यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ पर ये नंबर ऐसे करके नहीं लिखा जाता, वहाँ पर कुछ रूल होगा, उसी रूल से ये नंबर आएगा। जैसे देखो, इसी को लिखने का तरीका यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कुछ सम रूल्स या कह सकते हैं और प्रॉपर्टीज। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? सम रूल्स एंड प्रॉपर्टीज लिखा रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर लिखा रहेगा ए हमारे पास, यहाँ सुनिएगा, एक्स हमारे पास, ए हमारे पास उन सारे वस्तुओं का समूह है। ए के अंदर वो सारा वस्तु लिखा हुआ है या सारा नंबर्स है जो 28 का क्या है? मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये इसमें वो सारा एक्स होगा इसके अंदर जो कहाँ से बिलोंग्स करेगा? एक्स इज ए फैक्टर ऑफ, ऐसे लिखा रहेगा, फैक्टर ऑफ 28। ये बात समझ में आई? देखो एक्स के ए के अंदर वो सारा एक्स लिखा जाएगा, मतलब यहाँ एक्स, वो सारा एक्स इसके अंदर आपको लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर। और एक्स के बारे में बताना होगा आपको, उसका कुछ ना कुछ रूल या कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28। और जब इसको तोड़िएगा तो फैक्टर ऑफ 28 लिखना होगा। तो एक्स के बाद क्या क्या आ सकता है बोलो? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 28 आ सकता है, आ जाएगा खट से। यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। इस चीज़ को लिखने का वो तरीका है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा समझिए, जैसे मैंने कहा एक सेट हमारे पास भी
है, मैंने कहा कि सेट बी में वो सारा x लिखेंगे, वो सारा x होगा, एलिमेंट होगा जो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक और बात बोल दिया, जो x है वो लेस देन होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए कितना, 8 से छोटा होना चाहिए। आ गया ये सारा नंबर, देखिए तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखें, बात बराबर है। यहाँ बोला 1 से लेके 7 तक, यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ ऐसे करके, वहाँ प्रॉपर्टी में लिखा हुआ नोटेशन में, इसमें वो ही नंबर सर आएगा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आएगा सर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5, 6, 7 आ जाएगा, बस कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? 11th का टॉपिक है, 11th का ही टॉपिक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा सेट सी, देखो जी सेट सी, मैंने क्या कहा कि उसमें वो सारा x लिखा रहेगा जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। एंड एक और बात लिखा, सिर्फ नेचुरल नंबर कहने से काम नहीं चलेगा, मैंने एक और बात कह दिया कि जो x है वो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अब बताओ कौन कौन सा नंबर आएगा? अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे सर, इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर सर आ जाएगा 4 से स्टार्ट होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, उससे आगे नहीं जाएंगे, काम खत्म। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब सेट को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में या टेबुलेशन फॉर्म में। टेबुलेशन फॉर्म में ऐसे कॉमा 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 करके लिखते हैं, सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। लिखिए तो इसको कुछ एग्जाम्पल अभी और देंगे इसका। और देखिए तो कह रहा राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, कह रहा है रोस्टर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या आप इसको कन्वर्ट कर पाइएगा? दोनों एक ही फॉर्म, आपको ये पकड़ना है ध्यान से। देखो लिखा हुआ है, एक हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स दिखा हुआ है 2, 4 और 8, 16 और 32। क्या आप इस जो सेट ये है रोस्टर फॉर्म में, क्या इस रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? उस फॉर्म में इसमें कुछ प्रॉपर्टी लिखा रहे, जब उसको तोड़ेंगे तो यही चीज़ मिल जाना चाहिए। देखो तो इसमें कुछ खास बात है, ध्यान से देखो तो जीपी है ना, जीपी है, ठीक है। और बताइए कैसे लिखिएगा इसको? क्या हम इसको ऐसा लिख दें? यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए तो 2 पर पावर 1 है, यहाँ ये 2 पर पावर कितना है, 2 है, 2 पर पावर कितना, 3, 2 पर पावर 4 है, ये 2 पर पावर कितना है, 5। यानी कि सर 2 पर पावर है, नीचे तो एक तो फिक्स नंबर है, ऊपर चेंज कर रहा है तो ऊपर वाले को वेरी करवा देंगे, कहाँ से कहाँ से, 1 से लेके 5 तक। बोलेंगे इसको कैसे, देखो इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ बोलिए तो क्या लिखेंगे? हाँ वेरी गुड, ए बराबर बोलेंगे सर, इसके अंदर वो सारा x लिखेंगे, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इसके अंदर वो सारा x लिखेंगे जो x बराबर होना चाहिए 2 पर पावर n। कुछ भी x तो वो नंबर है, ये नंबर है x, 2, 4, 8, n जब चेंज होगा तो होगा। एंड बताएंगे एक और बात कि सर n जो है वो n बिलोंग्स टू होना चाहिए नेचुरल नंबर से, कॉमा करके लिखते हैं। देखो यहाँ n जो लिखेंगे कुछ नहीं, रैंडम सा कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे तो करवा दे जाएगा। बोलेंगे सर n की जगह पर फ्रैक्शन नहीं जा सकता, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, चूंकि हमको 2 पकड़ना, 4 पकड़ना, 8 पकड़ना ऐसा, तो बोलेंगे सर n बिलोंग्स टू होना चाहिए नेचुरल नंबर। एंड ये n कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप लेस देन 6, n लेस देन 6, खेल खत्म। या ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो जी ऐसा भी लिख सकते हैं, हालांकि नेचुरल नंबर जब लिख दिया है तो ऐसे ही काम चल जाएगा। x यहाँ पर वो सारा x होगा जो 2 to the power n के फॉर्म में हो, और यहाँ बोलेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन ये लिखने का कोई मतलब बन नहीं रहा है कि n का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा या बराबर हो, और 5 से छोटा या बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, है ना जी, बिल्कुल। किस में? अगर नेचुरल नहीं लिखेंगे तो फ्रैक्शन भी आ सकता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू किससे है, नेचुरल नंबर से। जब तक ये नहीं लिखेंगे तो इससे फिर काम नहीं चलेगा। फिर इसका मतलब ये इसके बिना अधूरा है। बिल्कुल। तो 1 से लेकर 5 में तो लाखों करोड़ नंबर आ जाएगा, इसलिए इसको लिखना होगा। या इसका कहना है कि ये वाला नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो सर हम सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटा नेचुरल नंबर तो 5, 4, 3, 2, 1। बात समझ में आई जी? अदनान समझ में आया? लिखो इसको, लिखो तो एग्जाम्पल नंबर 1। दोनों आपको आना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और टेबुलेशन फॉर्म में भी, दोनों में आपको आना चाहिए। जैसे लिखो तो एक तो और दिखा रहे हैं आपको, ज़रा सा आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो इस आदमी को देखते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो जी, इस बार दिया है सेट बी, अच्छा चलो पहले एक तो सिंपल से एग्जांपल पकड़ते हैं। सेट बी में लिखा हुआ है
3, उसके बाद उसको देखते हैं 6, 9, 12, 15 और 18। चलो इसको अगर हम बोलेंगे, ये है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, एक इसमें है रोस्टर फॉर्म में। क्या इसको टेबुलर फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं? कैसे लिखिएगा बोलो तो? क्या ये 3 का पहाड़ा लग रहा है आपको? 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा गया है, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा गया, और 3 का पहाड़ा लिखने का तरीका हम आपको बताए थे, याद कीजिए। बोलेंगे सर इसमें वो सारा x लिखेंगे जो x बराबर होना चाहिए 3n। n को वेरी करवा देंगे, है ना। n बिलोंग्स टू, बोलेंगे सर n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। इतना सा बोलना पड़ेगा आपको जब तक नेचुरल। और बोलेंगे एंड सर एक और बात होना चाहिए, जो n है वो 18 बनाना है ना, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं आना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 6 लिख दो, या 7 से छोटा लिख दो, बात बराबर। 7 से छोटा लिखेंगे तभी वही मामला, या तो लिखो 6 या 6 से छोटा होगा, तो ये नंबर लिखो या ये चीज़ लिखो, बात बराबर है। एक ही मतलब दोनों का बन रहा है। देंगे सर, आप सेट कीजिएगा पहले, बस उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एक हमारे पास लिखा हुआ है एफ सेट, मान लो ना हम एफ ए सेट चलो नाम दे देते हैं। एफ सेट में कह रहा है वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो इस फॉर्म में 1/2 कॉमा करके, 2/3 फिर कॉमा करके, 3/4 फिर कॉमा करके। इसको आपको ऐसा लिखना रूल के फॉर्म में कि जब उस रूल को तोड़ेंगे ना तो फिर से वही मिल जाएगा आपको। 4/5 फिर 5/6 फिर 6/7 और फिर 7/8 और फिर 8/9, बस इतना सा लिखा हुआ है। बताओ तो कैसे लिखोगे इसको? n/n+1, n के बारे में बताना पड़ेगा आपको, बोलिए। सुनो, सबसे पहले बोलेंगे सर इसमें वो सारा x लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, वो सारा x लिखेंगे जो x बराबर कितना होना चाहिए। तो आपने ठीक कहा सर n/n+1, चूंकि ध्यान से अगर देखिएगा तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है, इसका मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से 1 ज़्यादा है। ऊपर अगर n है तो नीचे 2 है, देखो ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो 4 है, इसका मतलब ऊपर n होगा तो नीचे n+1 होगा। कहाँ तक? ऊपर वाला देखो, अगर 1 है 2 है 3 है 8 तक जा रहा है सर, तो बोलेंगे सर ऊपर नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है 8 तक लेके जाना आप। लेस देन इक्वल टू 8 लिख दो या लेस देन 9 लिख दो, बात बराबर है। या लेस देन इक्वल टू ही हम लोग यूज़ करते हैं, 8 हो गया काम कर। अब देखिए ये जो देख रहे हैं आप ना, ये जो देख रहे हैं ये वही नंबर लिखा हुआ जो ऊपर में लिखा हुआ, इसको तोड़ेंगे तो यही मिलेगा। इस झोला में ये सारा नंबर है जो इस रूल से लिखा गया। बस समझ में आई जी यान? चलिए नोट एक बात लिख लीजिए, तो आगे चलते हैं अब इसके बाद। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स in a set does not allow कह रहा है किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन जो है सेट में अलाउ नहीं होता। एक बार जब आपने सेट को लिख दिया है तो एक बार अगर आपने सेट में एलिमेंट को लिख दिया, दोबारा अगर वही सेट आ रहा तो लिखेंगे, लेकिन एक ही बार, ठीक है। जैसे बोलेगा द सेट ऑफ फॉलो इन द सेट ऑफ वर्ड फॉलो। देखो जी लिख रहे हैं हम फॉलो लिख रहे हैं। फॉलो को हमको एक सेट बनाना, तो इसको हम सेट ए लिख रहे हैं। फॉलो में देखो क्या क्या यूज़ हुआ है, एफ यूज़ हुआ है, एफ एक बार लिखेंगे, ओ यूज़ हुआ है एक बार लिखेंगे, एल यूज़ हुआ है एक बार लिखेंगे, और डब्ल्यू भी तो यूज़ हुआ है एक बार लिखेंगे। जब भले एल डबल यूज़ हुआ, ओ भी 2 बार यूज़ हुआ, लेकिन जब सेट में लिखते हैं ना इसको एक ही बार लिखेंगे। रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। एक नंबर अगर एक बार आ चुका है दोबारा आप इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा द सेट ऑफ वुल्फ, भेड़िया, वुल्फ को लिख रहे हैं हम लोग, तो वुल्फ को भी लिखिएगा ना। तो देखो वुल्फ का जब आप सेट बनाइएगा बी, तो आपको मिलेगा डब्ल्यू मिलेगा, ओ मिलेगा, एल मिलेगा और एफ मिलेगा। तो देखो वुल्फ का सेट में वही एलिमेंट है जो फॉलो के सेट में एलिमेंट है। देख रहे हैं ध्यान से, यानी कि वुल्फ में भी डब्ल्यू ओ एल एफ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है डब्ल्यू एल ओ एफ आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर इसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा है तो सेट में एलिमेंट्स भी ज़्यादा होगा। हो सकता है कि एलिमेंट आपका रिपीटेशन जो एलिमेंट है, रिपीटेड एलिमेंट को आपको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। इतना सा दिमाग में रखना है। सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अभी से एकदम याद रखना। हाँ नहीं पता चलेगा,
नहीं पता चलेगा, लिखने के बाद नहीं बता सकते हैं आप इसको देख के कि किस लेटर को का ये सेट बना हुआ। हो सकता है उसमें 3 बार एल आया हो सकता है 2 बार आया हो सकता है ये भी 2 बार आया हो, हमको तो कुछ भी नहीं पता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसको देख के हम नहीं बता सकते कि किस वर्ड का सेट होगा। ये सिर्फ इसको देख के हम नहीं बता सकते कि किस वर्ड का सेट होगा। बात समझ में आ रही है? उसमें वो वर्ड कितना बार यूज़ हुआ है कोई अभी फिक्स नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 वर्ड का सेम सेट बन सकता है। रिपीटेशन जहाँ पर होगा वो अलाउ नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो 2 वर्ड का सेम सेट भी हो सकता है, ये वाला बात चल सकता है। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉलो का भी वही मामला चल रहा है और वुल्फ का भी सेम सेट बन रहा है। चलिए हेडिंग डालिए, आगे बढ़ते हैं नया टॉपिक पर, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट। कुछ याद आ रहा है? जैसे हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, हर अलग अलग तरह का मैट्रिक्स पढ़े थे, वेक्टर पढ़े थे, अलग अलग तरह का वेक्टर पढ़े थे। अब सीखेंगे अलग अलग तरह का सेट, एकदम शानदार शानदार सेट, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट। देखो जी, सबसे पहला जो सेट है उसका नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एम्प्टी सेट नाम एक्चुअली का लिखिए। ए सेट कंटेनिंग, मेरे साथ लिखिएगा, टाइम थोड़ा सेव करते हैं। कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, बहुत कम आएगा ये, एट ऑल, इज कॉल्ड एन, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एन एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी। जैसे कोई फाइल खोला, उसमें कोई फोटो वीडियो है ही नहीं है, बोलता है एम्प्टी, वर्ड लिखा आता है देखिएगा, एम्प्टी खाली, एम्प्टी सेट। या इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, नल सेट, याद आ रहा है? इसी को बोलते हैं वॉइड सेट, द वॉइड सेट, वर्ड लिख दिया यहाँ पर, वॉइड सेट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, इट इज डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करते हैं, या तो एक ऐसा झोला जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली, यही ना है खाली का मतलब, इसमें कुछ है ही नहीं है। झोला, हाँ सामान उसमें गया ही नहीं है, अभी सामान खरीदा नहीं गया, हाथ में लेकर घूम रहे हैं, वही झोला है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना। घूम रहे हो, ठीक है। सुनो सर, ऐसा भी सेट हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। एक ऐसा हम सेट लिख देंगे जिसमें एक एलिमेंट आप लिख भी नहीं पाइएगा। देखो हम लिखते हैं, देखो तो ज़रा ध्यान से बोलो तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा। देखो हम लिख रहे हैं, इसमें वो सारा एलिमेंट लिखना है, ठीक है जी आबिद, जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड और मैंने कंडीशन लगा दिया जो x का मान है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। बोलो कौन कौन नंबर आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या कोई ऐसा नंबर है? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर, नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हो, x का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा, बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, नो, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब a जो है वो कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है, फाई सेट। इसको हम लोग सीधा बोलेंगे सर फाई, इसको बोलेंगे सर इसमें कुछ नहीं है फाई, यानी कि इसके अंदर अगर कुछ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? रोस्टर फॉर्म में कुछ जीरो भी नहीं लिख सकते, जीरो भी तो एक एलिमेंट है, जीरो नहीं लिख सकते, खाली झोला में कुछ है ये नहीं है। आज जीरो भी डाल दिए तो आ गया एक ठो एलिमेंट, उस झोला में आ चुका है एक ठो नंबर, नहीं जीरो भी ना होगा। ये वाले खाली सेट को जब भी लिखना होगा ना, डिनोट करना होगा, तो हम लोग सीधे फाई से डिनोट करेंगे। जब कहीं फाई लिख दिया समझो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं। हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बनेगा। और हम लोग जाके अभी 12 में पढ़ेंगे इसको, हाँ वाइड रिलेशन में आ जाएगा वो, फिर यही चीज़ जाके कनेक्ट होगा रिलेशन में, एम्प्टी रिलेशन है ना, वाइड जगह वो रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन ऑफ फंक्शन में जब जाएंगे तो उसको देखेंगे। चलिए जी, बी मैंने एक सेट लिखा है, देखो x बिलोंग्स टू, देखो तो इस आदमी को पूछे तो कोई आदमी मैंने कहा है उसमें ये सारा x होना है जो x बिलोंग्स टू होना चाहिए रियल नंबर से, सुनो रियल नंबर से, एंड मैंने कहा जो x लेना वो यहाँ से लेना, x² और प्लस में 25 है बराबर 0। बोलो तो क्या रियल नंबर आएगा इसमें?
ही नहीं सकता, इमेज नहीं आ जाएगा। कभी नहीं आएगा सर। बोलो क्यों नहीं आएगा? यहाँ माइनस होता तो उधर जाके कितना हो जाता? प्लस में 25 तो हो जाता है प्लस माइनस 5, दो ठो निकलता सर। यहाँ तो प्लस में है। अब प्लस में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस में 25 आ जाएगा और एक्स बराबर रूट अंडर माइनस 25, यहाँ से अब निकलेगा आपका इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर नहीं आएगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी एक्स का मान आप नहीं रख सकते हैं जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे और रियल नंबर से होना चाहिए। यानी कि ये फिर से हो रहा है जी वाइड, खाली सेट, खाली। इसके अंदर सर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है, नो एलिमेंट एट ऑल। इसमें हो सकता है क्या बता देते हैं? बता रहे हैं अभी, और भी अभी डिस्कस कर रहे हैं। लिखो पहले इसको लिखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो डेमो था। ये पहला नंबर लिखिएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब खाली, खाली है सर, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। कहता है एक सी हमारे पास सेट है जिसमें वो सारा एक्स लिखना है आपको। देखते हैं कौन आदमी इसको लिख पाता है। और एक्स एक नंबर होना चाहिए, एक्स इज़ ए नंबर, एक्स एक नंबर होना चाहिए। वो सारा नंबर लिखो जो नंबर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स हो, जो खुद के बराबर ना हो। ऐसा नंबर लिख सकते हैं, कोई बात मतलब ही नहीं बन रहा सर। ऐसा कभी होगा? कोई भी नंबर लिखो तो अपने आप के बराबर होगा ही होगा। इसका मतलब सर इसमें ऐसा कोई नंबर लिख ही नहीं सकते हैं जो अपने आप के बराबर ना हो। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ऐसा नंबर इसमें सर आ ही नहीं सकता। यानी फिर से हो रहा मामला खाली। जीरो लेकिन जीरो के बराबर, 5 लिखेंगे वो 5 अपने आप के बराबर होता ही। कह रहा है एक्स एक नंबर ऐसा बताओ जो अपने ही बराबर ना हो। ऐसा कभी होगा जी? कोई भी आदमी अपने बराबर हाइट में होता है, वजन में होता है। एक आदमी का हाइट उसी के बराबर ही होता है। चलो, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। और दिखा दें क्या? बढ़ जाए आगे। हाँ तो शुरुआत में है तो थोड़ा स्लो चलेंगे। अभी पहला क्लास है आपका, नया टॉपिक है जी। चलिए इसको लिखिए, नन एम्प्टी सेट। नंबर 2 में लिखेंगे नन एम्प्टी सेट। बोलो तो नन एम्प्टी का डेफिनेशन क्या होगा? कोई आदमी? नन एम्प्टी सेट, हाँ, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट तो होना, झोला पूरा खाली नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट, हाँ, एक से ज़्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। एक ऐसा झोला जो कंटेन करता है कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, या कहो ना ऐसा, एक ऐसा झोला जो खाली ना हो। खाली ना हो का मतलब क्या हुआ? जो एम्प्टी ना हो, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ होगा मौजूद। ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख लो ए सेट which has, जैसे भी लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन आपको समझना। which has at least one element is called non-empty set। मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक खाली झोला नहीं रहना चाहिए, झोला में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आम हो, अमरूद हो, फल हो, कुछ ना हो, कुछ ना कुछ झोला में होना चाहिए। तो ऐसे सेट को बोलेंगे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट। जैसे ये देखिए, एक्स बोल रहे हैं, वो सारा एक्स लिख रहे हैं जो एक्स बिलोंग्स टू, मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड मैंने कह दिया कि सर एक्स का मान जो है वो 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। बोले एक एलिमेंट आ रहा है इसमें? बिल्कुल सर, इसके अंदर एक तो एलिमेंट एकदम घुस जाएगा, 4 आके झोला में एकदम रहेगा 4, खाली बिल्कुल नहीं है ये। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक तो कम से कम होना ही। जैसे मैंने एक सेट लिखा बी, देखो ज़रा ध्यान से, मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड मैंने कहा जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, क्या ये झोला खाली है? बिल्कुल सही है सर, रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में 2 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 2 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 2 मान तो x का आ रहा है इसमें, यानी कि इसके अंदर सर आएगा +2 और -2। इसमें 2 एलिमेंट है, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा? बोलो नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारा है नॉन एम्प्टी सेट। ऐसे तो सर एम्प्टी सेट को छोड़ के जितना सेट, बिल्कुल ऑल सेट एक्सेप्ट एम्प्टी सेट आर कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट, है ना। जितना भी सेट हमारे पास है उन एम्प्टी सेट को खाली छोड़ दो, जो उसके अलावा जितना दुनिया में सब क्या है, सब आपका है नॉन एम्प्टी सेट। चलो दोनों एग्जांपल लिख लीजिए, बढ़ें आगे।
तो पहला हम लोग पढ़ लिए कौन सा सेट था, पहला था एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। दूसरा हम लोग पढ़े नन एम्प्टी, उसी का दूसरा भाई नन एम्प्टी सेट। आ गया तीसरा भाई सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, हाँ जी, सिंगल आदमी है ये, सिंगलटन सेट। दो टोन है, सेट विच कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक से ज्यादा ना एक से कम, पक्का पक्की एक अकेला आदमी है। हाँ, ओनली एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट एट ऑल। हाँ, एक सेट है, वो कोई दो टाइप का सेट का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, तो उसका पूछेगा कौन सा टाइप का सेट है, तो दोनों टाइप का लिखेगा ना, दो टाइप का कभी पूरा करेगा ही। सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट भी और नॉन एम्प्टी सेट भी तो हुआ ना। तो नॉन एम्प्टी का है इसके अंदर, तो ये सही बात है, सही बात है, जो सिंगलटन सेट होगा नॉन एम्प्टी भी आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और भी जो बाकी टाइप का सेट होगा वो भी सब नॉन एम्प्टी होगा। हाँ, इसके बाद जितना एलिमेंट आ रहा तो सब नॉन एम्प्टी कहलाएगा, बिल्कुल। अगर पूछेगा कौन सा टाइप का सेट है तो फिर क्या लिखेंगे? अगर सिंपल एक सेट है, एक ही एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है, सिंगलटन सेट का ऑप्शन है, सिंगलटन सेट मार दीजिएगा, तब फिर आपको ऑप्शन ही नहीं देगा वो नॉन एम्प्टी सेट का, या फिर नॉन एम्प्टी सेट भी दे देगा। अच्छा अगर चेक करेगा आपको, नॉन एम्प्टी भी दे दिया, सिंगलटन भी दे, तो ए और बी दोनों ऑप्शन दे देगा, बोथ का ऑप्शन दे देगा आपको, कि देखेगा बच्चा को ये याद है कि नहीं है कि सिंगलटन सेट है तो नॉन एम्प्टी तो होना ही होना है, तो दोनों का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, बिल्कुल एकदम सही है। तो लिखो सेट, a set containing exactly कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए, मेन तो बोर्ड है आपका, exactly वन एलिमेंट at all, वन एलिमेंट सीधे लिख सकते हैं, is called a singleton set, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ऊपर वाले एग्जांपल नीचे भी चिपका दे। हाँ जी, ऊपर ना, रुको ऊपर वाले एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, क्या हाँ ऊपर वाला ठीक बोल रहे, एक तो एग्जांपल चिपक सकता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, बिल्कुल बिल्कुल ये सिंगलटन सेट भी है, और x 3 से बड़ा हो और 5 से क्या हो, छोटा, दिस इज सिंगलटन सेट, बिल्कुल। इसमें एक एलिमेंट आएगा, ये बिल्कुल सिंगलटन सेट है, इसके अंदर आ रहा है सिर्फ कितना, सिर्फ आएगा एक नंबर 4 आएगा, 4 ना, 4 आएगा, 4। और एग्जांपल बताओ कोई आदमी, जैसे मैंने ऐसे रैंडम सा लिख दिया एक एलिमेंट, नंबर चेंज कर देंगे बाद में, बताइए 0, क्या ये सिंगलटन सेट है? हाँ बिल्कुल, लिखा नहीं मैंने लैंग्वेज में, ये देखो ये बिल्डर फॉर्म में, ये ऑल रोस्टर फॉर्म में लिख के आपको दिया है, तो जब एक ही एलिमेंट है ये, इसमें तो सिंगलटन सेट बिल्कुल होगा। जैसे मैंने लिखा C, बोलो इसमें मैंने लिखा 5, सिर्फ 5 लिखा हुआ, अकेला एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट। देखो एक और ऐसे लिख के दिखाते हैं हम, ABC, एक तो D लिख रहे हैं, देखिए तो कितने लोग बताएंगे कि हाँ सर ये सिंगलटन सेट है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने, सुनिए ज़रा ध्यान से, एंड मैंने लिखा यहाँ पर x² - 25 = 0, क्या ये सिंगलटन सेट है? हाँ, है। आ जाएगा 5 और माइनस, अभी तो बोला कि हो ही नहीं सकता है। बोलो सिंगलटन है, पहले ये बताइए, बोलो जी, ये सर दोनों आ हो जाएगा। सकता है क्या? हाँ, सिंगलटन है, बोलो ईशा। यहाँ देखिए x नेचुरल नंबर से होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा, एक तो आएगा +5, एक तो आएगा -5। -5 आप ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बोल दिया इसके अंदर नंबर लिखाएगा नेचुरल नंबर, तो 1 तो 5 आएगा अकेला, आ तो रहा है 2 वहाँ से x का मानना है, तो यानी कि डिपेंड किस पर कर रहा है, जो रूल लिखा हुआ है, दोनों रूल आपको देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा आपको। सुनो ज़रा ध्यान से, यहाँ जब हम इसको सॉल्व कर कह रहा है, इसमें वो सारा x लिखना है, सुनो इसमें वो सारा x लिखना जो x नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, साथ साथ नेचुरल, यहाँ इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो नेचुरल सिर्फ 5 है, 5 लिखो तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 5 0, अब -5 भी सेटिस्फाई कर, लेकिन -5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, आएगा ही नहीं इसमें। या इसको सॉल्व कर लो ना, देखो इसको सॉल्व कर लो, x² - 25 = ये भी तरीका है बनाने का सवाल को, x² = 25, तो x = √25 हो गया सर, यानी कि x = +-5, तो x = 5 जो ये तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, लेकिन x = -5 जो निकल रहा है इसका सॉल्यूशन, ये तो बिलोंग्स नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि इसके अंदर जो घुसेगा वो ये वाला सिर्फ आएगा नंबर, जिसके बारे में आपसे कहा है। बस बात समझ में आई, ये पकड़ में आया क्या जी आबिद, समझ में आ गया? सिंगलटन सेट का मतलब ये हुआ अकेला एक ही एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा दें,
आगे बढ़ाते जी। हाँ सर। एकदम स्पीडे चल रहे हैं हम लोग, स्पीड पकड़ लिए एकदम, गनगना के भी स्पीड देखो ना, पहुंच गए हम लोग मेन टॉपिक पर आ चुके हैं। अभी आधा घंटा में देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे आपको सबसेट वगैरह सब पार करा देंगे। एकदम गनगना के एकदम चल रहा है, टेंशन न लेना। अभी लिखिए फाइनाइट सेट लिखो तो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको आप गिन सकते हैं, जिसका अंत हो। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज काउंटेबल, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को आप गिन पा रहे हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। कितना एलिमेंट है सुनो जी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, अपने से भी आप लोग लिख, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, एलिमेंट इन ए सेट इज फाइनाइट, फाइनाइट बोलो या कहो काउंटेबल हो, एक ही बात बोल सकते हैं, काउंटेबल हो, गिन सक रहे हैं आप फाइनाइट। और लिख दो यहाँ पर काउंटेबल, इसको हटा दो काउंटेबल, देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट, जैसा इसका नाम है फाइनाइट सेट। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, फाइनाइट सेट का एक तो एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखो जी, जैसे मैंने एक तो नॉर्मल सा नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5, क्या ये एक फाइनाइट सेट है? बिल्कुल सर फाइनाइट सेट है। इसमें देखो ना 1 से लेके 5 तक नंबर गिन सकते हैं ना आराम से। अब सुनिए, जो फाइनाइट सेट में नंबर लिखा हुआ है, राइटिंग स्टॉप, एक मिनट राइटिंग, जो फाइनाइट सेट में नंबर लिखा हुआ उसको लिखने का एक तरीका भी होता है। जैसे बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, क्या है बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट 5 तो सर 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे लिखते हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए कितना हो गया टोटल 5। जैसे मैंने ऐसे लिखा, देखो सेट बी में लिखा, यहाँ पर 5 है, 7 है, 8 है, 0 है और सर यहाँ पर 12 है मान लेते हैं। बोले इसमें कितना एलिमेंट्स है? फिर से 5 है, एक तो और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसमें मान लेते हैं इसमें लिखा हुआ माइनस में 4। एक मैंने लिखा है नंबर, कुछ रूल से इसमें लिखा गया होगा। अगर मैंने यहाँ पर नंबर लिखा तो 1 2 3 4 5 6, सेट बी में कितना एलिमेंट है? तो ये हो जाएगा n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, n ऑफ बी, या सीधा बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में टोटल संख्या सर 6। बात समझ में आ रही है? यानी कि फाइनाइट सेट में कितना नंबर से हम गिन सकते हैं। अब जो हम एग्जांपल लिख रहे हैं, बताइएगा क्या ये एक फाइनाइट सेट है? मैंने लिखा है C और यहाँ लिखा मैंने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है, x के बारे में मैंने आपसे बताया है कि x जो है वो 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। बोलो क्या ये एक फाइनाइट सेट है? पहले ये बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ से दिखाई दे रहा फाइनाइट है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अब सुनो ज़रा ध्यान से, ये एक फाइनाइट सेट है सर, इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा? तो बोलेंगे सर इसमें 2 से बड़ा नंबर सब पकड़ेंगे और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8 9, बस यहाँ रुक जाएंगे। अब बताओ इसमें टोटल एलिमेंट कितना है? ये भी आना चाहिए आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, 1 2 3 4 5 6 7, काम खत्म। ऐसे लिखने का ये तरीका है। बात समझ में आ रही है? सेट में कितना एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये सब भी आपको आना चाहिए। सब रिलेशन फंक्शन जरूरत पड़ने वाली है। हाँ जी, चलिए नंबर 5 क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्या लिखेंगे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल, यहीं पर हम चेंज कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बचा रहे हैं। अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेबल जो भी लिख दो, नॉट फाइनाइट जो भी लगा दीजिए आप। अनकाउंटेबल है सर, नहीं गिन पा रहे, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। देखो जी,
इनफाइनाइट डेफिनेशन में वहीं पर थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इज, इन ए सेट किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनंत है, जिसको हम लोग गिन ही नहीं पा रहे, उसको अनकाउंटेबल है, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जैसे मैंने कहा, देखो ए एक सेट है, इसमें बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स। देखो नंबर्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, उन सारे नंबर्स का कलेक्शन है, नंबर्स विच आर या विच इज मल्टीपल ऑफ 5। बोलो तो कहाँ से शुरू होगा? बोल रहे हैं उन सारे नंबर का कलेक्शन जो मल्टीपल 5 का होना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल लिखिए फटाफट, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। चलता ख़त्म होगा क्या कभी? ये कभी ख़त्म होगा? चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। नहीं लिख पाएंगे हम लोग, नहीं लिख पाएंगे, लिखते लिखते थक जाएंगे। 5 का मल्टीपल ख़त्म होने वाला नहीं। हाँ तो सुनो, जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है उसको आप रोस्टर फॉर्म के में नहीं लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिख पाओगे आप? सर ऐसे करके गिन पाओगे आप? इंफिनिटी लिख देंगे तो होना जाएगा। नहीं। इसलिए जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट में, इसमें कितना ऑब्जेक्ट आपको पता ही नहीं है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या? स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए, स्टार्ट और एंड होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट एंड हमारा नहीं है। तो इसको हमेशा लिखते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ सेट को माना गया है कि नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसा मामला चल रहा है, यानी सिर्फ एन से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। लेकिन बोलेंगे टोटल नेचुरल नंबर गिन के बताओ, लिख पाएंगे क्या? नेचुरल नंबर भी 1 2 3 4 5 6 चलता चला जाएगा। इनफाइनाइट सेट है, सेट तो है नेचुरल नंबर लेकिन इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको लिखने का तरीका क्या होगा? बोलेंगे सर इसमें वो सारा एक्स लिखेंगे। अब देखो इसमें वो सब नंबर आ जाएगा, जो आप बोलिएगा सब आ जाएगा। जो इसमें नहीं भी लिखा हुआ ना, जो आप सोच रहे हैं सब आएगा इसमें। एक्स बराबर होगा सर 5n, देखो 5n, एंड बोलेंगे सर n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो तो आप आ गया क्या उसमें सब? इस लाइन में जो मैंने लिखा है ये दुनिया का सब नंबर लिख दिया है जो 5 का मल्टीपल है। चेक कीजिए वो सब आ गया है। 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, 45 आ गया, 105 आ गया, सब आ गया, सब का सब इसमें लिखा हुआ। तो ऑल हमारे पास जो इनफाइनाइट सेट होता है कैन नॉट बी रिटन इन द टेबुलर फॉर्म। इसमें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं आप इनफाइनाइट सेट को। all the infinite set cannot written in roster form। रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। सीधा इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म। हाँ बिल्कुल ना, एक ही बात है, लिखा हुआ ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। पढ़ने में अच्छा ऑल वर्ड लिखा हुआ है, हाँ पढ़ने में। ऑल द इनफाइनाइट सेट, ऑल द हटा दें, ऑल हटाने बोल रहा था। ऑल इनफाइनाइट सेट्स में द वर्ड नहीं लिखा। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट रिटन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है? या द इनफाइनाइट सेट ना, ऑल लिखो, ये वर्ड ज़्यादा बेहतर। आगे बढ़ाएं, एक तो एग्जाम्पल दिखाते हैं ज़रा सा पहले इनफाइनाइट सेट का। कुछ और एग्जाम्पल ना, एक तो और देखो ना। जैसे मैंने आपसे कहा, आप बताइएगा क्या ये इनफाइनाइट है कि फाइनाइट सेट है। मैंने कहा एक ऐसे लाइन का सेट बताइए। सुनो, सबसे पहला एक ऐसे लाइन का सेट बताओ जो एक पॉइंट ए से गुजरता है। बताइए तो कैटो लाइन होगा? तो आ गया इनफाइनाइट का एग्जाम्पल, यानी कि एक लाइन इधर होगा सर, एक लाइन इधर होगा, एक लाइन इधर होगा, एक लाइन इधर होगा, एक लाइन इधर होगा, इधर होगा, कितना लाइन होगा जो एक पॉइंट से गुजर रहा है? इनफाइनाइट सेट। ये बहुत सारा लाइन्स होगा, हम बोल सकते हैं कि इस लाइन से गुजरने वाले खास लाइन होगा इस पॉइंट से, वो कैट होगा टोटल नंबर इनफाइनाइट। जैसे मैंने कहा बताओ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। बोलो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कैट होगा पॉइंट इनफाइनाइट। गिनते जाओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब पॉइंट से मिलके बना तो लाइन इनफाइनाइट। एक और एग्जांपल देते हैं, देखो जैसे मैंने कहा एक पॉइंट से कितना सर्कल गुजर सकता है? बोलो तो इस बार अनंत सर्कल। देखो एक सर्कल
2 सर्कल उसी पॉइंट से, 3 सर्कल इधर से आ जाइए, 1 2 3 इधर से आइए, 1 2 3 इधर से आइए, 1 2 3 पकड़िए, इधर से आइए, इधर इधर इधर। कितना, एक पॉइंट से लाखों करोड़ों रेडियस बदलते जाइए, सर्कल बदलता जाएगा। यहाँ पर इधर बदलिए, इधर लाइए, इधर लाइए। हाँ, मतलब सेंटर वही है। कहने का मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग ए पॉइंट। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग ए पॉइंट, तो क्या ये एक सेट होगा? तो सेट तो होगा, लेकिन कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बात समझ में? यही लिखिए इसको। एक सर्कल का रेडियस, यस, नंबर ऑफ रेडियस इन ए सर्कल, जितना पॉइंट 1 2 3, यस, इसमें पॉइंटेज लाखों करोड़ है, तो रेडियस भी इसका लाखों करोड़ हो। डायमीटर, डायमीटर की बात करें, डायमीटर का भी एग्जांपल लिखा हुआ है, डायमीटर इन ए सर्कल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डायमीटर इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट। रेडियस तो एक तो फिक्स है, फिक्स है। अब जितना वैल्यू फिक्स है तो यही ना हो गया 5। तो हम सर उधर पा रहे हैं, उधर नहीं पा हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि रेडियस जो हमारे पास है, लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस का लंबाई, हमसे ही ना पूछ रहा है कि कितना रेडियस होगा उसका सेट बताइए। रेडियस का सेट नहीं पूछ रहा है, रेडियस जो भी होगा उसका लंबाई ना। जैसे रेडियस क्या लिखेगा उसमें, रेडियस में लिखिएगा क्या, वही 5 मीटर में लिखिएगा। तो एक बार जब आपने 5 लिख दिया सेट में, तो क्या एक ही बार ना 5 लिखाएगा? इनका सिंगलटन सेट आ रहा है, ये सिंगलटन सेट। लाखों करोड़ रेडियस तो है, सबका लंबाई क्या है? सेम। लाखों करोड़ों डायमीटर तो है, लेकिन सबका लंबाई सेम। यहाँ पर फिक्स है, फिक्स है यहाँ पर, लेकिन देखो अलग अलग सर्कल है, सर्कल अलग अलग लाइन है, अलग अलग लाइन है। जैसे मैंने कहा बताओ एक लाइन है, इसके पैरेलल में लाइन का सेट ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस लाइन के पैरेलल में लाखों करोड़ लाइन होगा, अलग अलग लाइन्स होगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा। चलो, हमसे अगर पूछेगा किसी सर्कल में रेडियस कितना हो सकता है, तो बोलेंगे इनफाइनाइट, लेकिन रेडियस का सेट बोलेगा। किसी सर्कल में रेडियस का सेट, तो रेडियस तो एक ही ना होगा, रेडियस का सेट तो रेडियस लाखों करोड़ हो। जैसे हम पूछेंगे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ, बोलो इसका सेट लिखना है हमको, तो ये जो नंबर 3 बार आ गया है, 5 तो लिखाएगा तो एक ही बार ना। रेडियस जो आया है, रेडियस जो आया है, लेंथ ऑफ रेडियस, वो तो आया लाखों करोड़ों बार, लेकिन लिखाएगा सेट में तो एक ही बार, एक ही बार लिखा है। मतलब सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, डायमीटर भी सिंगल, एक अकेला। चलिए लिखिए तो इसको, लिखिए तो। नंबर 6 कितना था ये नंबर बताइए, 6 या 7? 6 लिखिए। इक्वल सेट, जैसे पढ़े इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल वेक्टर, इक्वल सेट। बोलिए तो क्या होना चाहिए इसमें? हाँ, 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। हाँ, उसमें भी 4 5 6 आना चाहिए। क्या सर 2 सेट बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा 2 नन एम्प्टी सेट, 2 नन एम्प्टी सेट ए एंड बी, 2 हमारे पास है, आर सेट टू बी इक्वल, क्या कहलाएगा? इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दोनों में एकदम पक्का पक्की सेम एलिमेंट होना चाहिए। एंड वी राइट हम लोग कैसे लिखेंगे? एंड वी राइट ए बराबर बी। जैसे देखो जी, जैसे आपसे अगर पूछ दे, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, पहले ऐसे पकड़ते हैं, सेट ऑफ लेटर इन फॉलो, वही वाला ले लिया। ए हमारे पास है सेट ऑफ लेटर्स, उन लेटर्स का सेट है जो यूज़ हो रहा है, सेट ऑफ लेटर इन फॉलो में टोटल सेट। बताओ तो इस सेट ए में क्या क्या आएगा? फॉलो में एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, अभी जस्ट बताए थे डब्ल्यू आएगा। अब ये कह रहा है बी हमारे पास है सेट ऑफ लेटर इन वुल्फ, ठीक है, वुल्फ में। बताइए तो क्या होगा? तो इसका जब सेट बी बनाएंगे तो आएगा सर डब्ल्यू, ओ आएगा, एफ आएगा और एल आएगा।
है ना जी, एल आएगा और एफ आएगा। तो क्या इन दोनों में देखो तो एलिमेंट सेम, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है। डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी, ओ इसमें भी, ओ इसमें भी, एल इसमें भी, एल इसमें भी, एफ इसमें सेम सेम है। तो हम बोलेंगे सर दोनों सेट बड़ा, भले दोनों लेटर अलग अलग है, वर्ड अलग अलग है, लेकिन जब उसका सेट बना रहे हैं तो दोनों में एलिमेंट सेम आ रहा है, तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन बी एंड एग्जैक्टली सेम। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने का कोई जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट अगर 3 उसमें तो 3 इसमें भी होना चाहिए, 5 उसमें तो 5 इसमें भी होना चाहिए। तो बोलेंगे सर सेट ए किसके बराबर हो गया, सेट बी के बराबर है। ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है सेट में जी, सेट में आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिए, एलिमेंट देखना आपको सेम है कि नहीं है। देखो तो ज़रा ध्यान से, ऑर्डर जो है नंबर्स का सेट में बिल्कुल मैटर नहीं करता। जैसे लिखा हुआ 2 3 1 और यहाँ लिखा हुआ बी में 1 2 3, बताइए क्या ये बराबर सेट है, क्या ये बराबर? बिल्कुल सर, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें, 1 इसमें, बिल्कुल सर ए बराबर बी। आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई इसको दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, बताइए ये दूसरा एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल जो रोस्टर लिखा हुआ है, और तीसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा एक सेट हमारे पास है 1 3 4 और दूसरा सेट हमारे पास है 1 4 2। क्या ये बराबर सेट है? 1 1 दोनों में है सर, 4 4 दोनों में, यहाँ से फेल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट, नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। अगर एक भी एलिमेंट बराबर नहीं आया तो इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, बोलेंगे नॉट इक्वल सेट। लिखिए जल्दी से, लिखो लिखो। अच्छा एक एग्जाम्पल और है इसमें, अच्छा ज़रा सा इसको बताइएगा। तो ये थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप पहचान के बताइएगा क्या ये इक्वल सेट है। देखो जी, एक सेट लिखा है ए बराबर, इस नोटेशन को आपको समझना है, यही नोटेशन ज़्यादा यूज़ होगा आपका क्लास 12 में। ये जो लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर 9 बराबर 0, ये हमारा एक सेट ए दिया है, एंड एक सेट दिया है बी, और भी ऐसा करो ना, यहाँ हम थोड़ा सा लिखते हैं नीचे करके ताकि समझाने में आसानी हो। बी हमारे पास दिया है एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर है, एंड आपसे कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। बताओ तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है? पूछ रहा आपसे, क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो क्या लग रहा है आपको दोनों इक्वल है? आप बोलेंगे सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स बराबर रूट 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3 आ रहा है। इसमें तो एलॉ ही नहीं है, इस सेट के अंदर सिर्फ प्लस वाला 3 आएगा, माइनस वाला तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब सर यहाँ पर सिर्फ इसको ना देख के बोल दीजिएगा इक्वल है, कंडीशन पूरा देखना सेट में, है ना, पूरा कंडीशन। अब यहाँ देखो क्या कह दिया है, ये कह रहा है जेड इंटीजर है, एक्स इस बार इंटीजर लेना, तो इस बार तो ओके ओके है जी, इस बार तो एकदम बिल्कुल सही है सर। रूट अंडर जब 9 लिखेंगे तो प्लस माइनस जब 3 आएगा तो सर 3 भी इंटीजर होता है, माइनस 3 भी इंटीजर पूर्णांक होता है। तो सर यहाँ तो ओके है, यहाँ सब कुछ सही है, यानी कि इस सेट बी के अंदर 3 भी आएगा और माइनस 3 भी आएगा। तो सर 3 भी आ गया, माइनस 3 भी आएगा, तो क्या देख रहे हैं इसमें तो इक्वल तो आ रहा है, लेकिन माइनस 3 इसमें है उसमें नहीं है, नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल। ए और बी आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। देखने में भले आपको एक नज़र में ऐसा लग रहा है कि सर दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ से फर्क पड़ जा रहा है। हाँ, अंदर से मामला गड़बड़ है इसका, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना जी। इक्विवेलेंट सेट, इसमें ये नंबर सेम होगा। वेरी गुड। लिखो 2, ये कितना नंबर आ जाएगा? नंबर 7। हाँ लिखिए 2 फाइनाइट सेट, फाइनाइट वर्ड होने जरूर, फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कहलाएगा सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि सेट ए में क्या सेट बी में क्या, आपको देखना दोनों में एलिमेंट अगर सेम है, तीन नंबर ऑफ एलिमेंट तीनों दोनों में सेम होना चाहिए और कुछ नहीं है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, एक पॉइंट और लिख दें क्या, जो इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट होगा तो दोनों नंबर बराबर ही होगा, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होता है। इक्वल सेट इज ऑलवेज आर लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा। हाँ इक्विवेलेंट,
बट इक्विवेलेंट सेट, एवरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स रिलेशन पूछेगा या इसका रिलेशन नीड नॉट बी इक्वल, नीड नॉट बी इक्वल, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट हो वो आपस में बराबर भी हो। सारा इक्वल सेट बराबर हो, इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो पहले ऊपर वाला नहीं समझते हैं, ये वाला अभी इसको स्किप भी कर सकते थे हम, लेकिन लिखा दिए, उसमें लिखा हुआ है। देखो कह रहा है दो हमारे पास फाइनाइट सेट है ए और बी। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसको आप गिन सकते हैं कितना एलिमेंट है। जैसे देखो ए हमारे पास है, इसमें कितना एलिमेंट है सर, इसमें लिखा हुआ है 2, 4 और इसमें लिखा हुआ है 6। और ज़रा देखिए तो यहाँ पर बी हमारे पास एक एलिमेंट है, बी हमारे पास एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1, 2 और 3। ज़रा चेक कीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है बोलिए, 3। इसमें क्या नंबर उससे मतलब नहीं है, आपको देखना है टोटल गिन के कितना, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दोनों है आपस में सर बराबर, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। यानी इक्विवेलेंट और इक्वल में फ़र्क है। इक्वल में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना, एग्जैक्ट वही एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ये हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे ए हमारे पास एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 2, 5 और 7 और लिखा हुआ है 10, और बी एक सेट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी। बताओ क्या ये इक्विवेलेंट है, कुछ है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर ए बी सी डी है, यहाँ पर सर 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 है सर, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना बोलो, इसमें भी सर 4 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दोनों आपस में बराबर 4 के हैं। बोलेंगे ए एंड बी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। बस यही है और कुछ नहीं। हो चुका है। आगे कहानी सुनाए। कहानी तो अब इंटरेस्टिंग आ रहा है। लिखिए सबसेट। सबसेट तक तो हम आज पढ़ाना क्लियर करना चाह रहे हैं आप लोगों को। सबसेट भी पढ़ाना, यूनिवर्सल सेट भी बताना चाह रहे थे, लेकिन टॉपिक कुछ थोड़ा सा हल्का सा बता के सबसेट को आज छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास सबसेट से ही स्टार्ट करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन ना जी, यूनिवर्सल सेट है। हाँ अच्छा चूजिए लिखिए तो थोड़ा सा सम इम्पॉर्टेंट इनफाइनाइट सेट। पहले एक तो ये लिखिए सम इम्पॉर्टेंट, आगे इसके बाद बताते हैं इम्पॉर्टेंट इनफाइनाइट। हाँ जी सेट। अभी चलेगा। कुछ इनफाइनाइट सेट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखो जैसे मैंने आपसे कहा नेचुरल नंबर का सेट, बोलिए तो क्या होगा, इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जब भी हम कह देंगे नेचुरल नंबर तो समझ जाओ ये नंबर यहाँ से उठने वाला है। जैसे मैंने कहा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कैपिटल N, तो क्या समझ जाइएगा आप, यहीं से कोई ना कोई नंबर लिया गया होगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर लिया गया। ठीक है, n बिलोंग्स टू, जैसे मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x का मान क्या क्या हो सकता है बोलो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जब भी मैंने कैपिटल N लिख दिया तो कैपिटल N डिनोट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। ठीक है, इतना से याद रखिएगा, कैपिटल N डिनोट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग W से जी, इसमें सिर्फ 0 ऐड हो जाएगा। 2, 1, 2, 3, 4, ये भी जाएगा। इनफाइनाइट सेट है, ये सब इनफाइनाइट सेट है जी। और z हम लोग डिनोट करते हैं इंटीजर के लिए, z हम लोग माइनस इनफाइनाइट से चलते जाएंगे, -4, -3, -2, -1, 0, -1, सॉरी 1, 2, 3, 4 और जाएगा ये अनंत तक। इसको बोलते हैं हम लोग, कभी कभी इसको हम लोग i से भी लिखते हैं जी, इंटीजर को i से भी इसको लिखते हैं, i से या z से इसको लिखा जाता है। एक होता है हमारे पास q, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, बोलेंगे यहाँ पर वो सारा x होगा सर जो x बराबर हो जाए p/q के फॉर्म में, p/q
क्यू के फॉर्म में, और बोलेंगे जो पी और क्यू है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, एंड एक और बात बोलना पड़ेगा, जो पी और क्यू है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए नेचुरल नंबर, ऊपर भी नेचुरल सॉरी इंटीजर, क्या होना चाहिए ये इंटीजर, ऊपर भी एक इंटीजर नीचे भी एक इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, लेकिन ये क्यू जो है नीचे में खाली जीरो नहीं होना चाहिए, बस इसको छोड़ दो सब नंबर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर को हम लोग सेट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से जी। सेट ऑफ रियल नंबर का अगर इंटरवल पूछेंगे आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, इंटरवल कहाँ से कहाँ होता है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस ओपन इंटरवल से जाता है, ये आगे चल के सीखेंगे हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, ओपन बोलते हैं इसको, ओपन। इसमें वो सारा नंबर लिखा हुआ है जो इंटीजर होता है। चलिए हेडिंग डालिए सबसेट, बस आज सबसेट तक बता के आपको छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे जी, सबसेट के बारे में आपको बताएंगे। हाँ वेरी गुड, इसी का नाम होता है सबसेट। देखिए तो ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी का इफ every element of A is also an element of B and we write, हम लोग ऐसे लिखते हैं, we write A is सबसेट ऑफ B। देखो ये सिंबल है सबसेट का जी, A is सबसेट ऑफ B। जल्दी से लिखे तो इसको, बस U आप लोग ऐसे लिखते थे, इसको ऐसे लिखना है पलट के, U सर क्यू क्या था, मैग्नेट का सिंबल। हाँ ये क्यू क्या लिखा डालेंगे बोलिए तो, 8 नंबर है ये, तो बस 8 नंबर में इसको डाल दीजिए। देखो जी ये क्या कहता है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये कहता है ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि सबसेट कहलाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी, एक सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी का भी सारा का सारा एलिमेंट हो। जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे एक सेट हमारे पास ए है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 और 3, ध्यान से देखिएगा, और एक सेट हमारे पास बी है, और बी में लिखा हुआ कितना 1 2 3 4 5 और 6। तो ज़रा देखिए तो जितना एलिमेंट ए में है उस सारा का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है कि नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में, मैंने ए का जो एलिमेंट है के बाद वो सारा एलिमेंट बी में भी मौजूद है, ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ऑल्सो एन। हाँ इक्वल नहीं है, ये है सबसेट का साइन, और ये इसको एवरी सेट जो होता है ना, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसीलिए यहाँ सबसेट का इसको अगर ऐसे लिख देंगे ना तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ऐसे करके लगा देंगे तो इसका नाम होगा सबसेट। तो अभी याद रखो, कुछ किताब में जो है ना सबसेट को भी ऐसे ही लिखता है, तो उतना ज़्यादा टेंशन ना लेना इस सिंबल के में, ऐसे ही लिखता है ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट ही पढ़ देता है इसको भी, लेकिन इसका नाम है प्रॉपर सबसेट, खास सबसेट। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर देखो सी के बारे में लिखा मैंने 3 और 5 और 6, बताओ तो क्या जो सी सेट है बी का सबसेट है क्या? चेक कीजिए तो, बी सी जो है, सी में क्या 3 5 6 है, इसमें देखो तो 3 5 6 है सर, इसका मतलब सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी का ही सबसेट। अगर किसी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है तो पहला सेट दूसरे सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, बस इतना याद रखिएगा। अब मैंने पूछा आपसे, बताइए डी, एक हमने डी लिख दिया, इसमें लिखा 1 3 और 6, क्या ये डी सबसेट है बी का? देखो तो, यानी कि सर डी भी बिल्कुल सबसेट किसका है बोलिए? बी का सबसेट। बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए भी मौजूद है, सी भी मौजूद है और डी भी मौजूद है, तो इसको बोलते हैं हम लोग
इसको हम लोग बोलेंगे ए सबसेट होगा बी का, सी सबसेट होगा बी का, डी सबसेट होगा बी का, और जो बी जिसके अंदर सबका सब मौजूद इसको बोलते हैं सुपर सेट। इसके क्या बोलते हैं? सुपर सेट। जैसे बोलता सुपरमैन, सब पावर उसके अंदर है, सब चीज़ समाया हुआ है, वही इसके अंदर ए भी है बी भी है। तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो बी ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। ए बी का है सबसेट, ए बी का है सबसेट, तो बी ए का क्या कहलाएगा? सुपर सेट। सी बी का है सबसेट, तो बी सी के लिए सुपर सेट। सुपर सेट यानी कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का भी, बी का, सी का भी और डी का भी। बात समझ में आ रही है? तो सुपर सेट में क्या लिखेंगे? सुपर सेट। If A is a subset of B, then B is called superset of A. B is called superset of A. बात समझ में आई? इसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारा सेट मौजूद है। हाँ जी, सुपर से ऊपर होगा, सुप्रीम लीडर सुप्रीम सेट भी होगा बोलते हैं। हाँ अभी आएगा नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, उसको बोलते हैं पावर सेट। हाँ हाँ, उसका नाम है पावर सेट। पावर सेट भी अभी आएगा। ये कितना नंबर में था? नंबर बताइए। 5, 8, 9, चलो 10 का 10 पूरा ही देते हैं। 10 लिखिए। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। बैठ जाओ, जब तक अंदर आओ जी। मारिया शादी, अंदर आके बैठो। कॉमन नेम, प्रॉपर नेम, जैसे गांधी जी खास नाम है, प्रॉपर नेम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे आप। खास नाम, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब हाँ ग्रामर में पढ़ेंगे आप। चलो सुनो, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है मान लीजिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या है? सबसेट है। एंड एक कंडीशन लिखा रहेगा यहाँ पर, ए बी के बराबर नहीं है। मतलब ए के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट जरूर, बी के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट जरूर मौजूद है जो ए के अंदर मौजूद नहीं होगा। मतलब इसके अंदर, बी के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर होगा, एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए का सारा का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट ऐसा भी है जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो देन इस कंडीशन में कहलाएगा देन तब हम लोग बोलेंगे देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड वी राइट कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, बस इक्वल टू का साइन कटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो काट दिया, इक्वल टू वाला नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल सर देखो ए 1 2 3 और बी में देखिए, बी में एलिमेंट कौन सा है? 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ज़रा देखिएगा, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट भी है जो ए में नहीं है, मतलब इक्वल दोनों नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट। ए जो है, हाँ बता रहे हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर अगर लिखा हुआ ए, झूठो खाली नाम बदल दिया गया, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ बी लिख दिया। देखो यहाँ भी लिखा है 3 और 2 और 1 लिखा है। अब अगर बोलेंगे ए बी का क्या है, बोलो। हालांकि अगर देखा जाए तो ए बी के इक्वल भी है, देखो ना, ए बी के इक्वल भी है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ए और बी, ए बी का सारा एलिमेंट मौजूद है, ए का एलिमेंट बी में मौजूद है, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। साथ साथ ए और बी आपस में क्या है? बराबर भी है। तो ऐसा कंडीशन इसमें बन सकता है, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं बन सकता। इसमें कम से कम तो एक एलिमेंट बी में, हाँ पहले में दिए थे, यानी कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट तो हो सकता है, लेकिन कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। हर सेट अपने आप का, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। क्योंकि जो एलिमेंट, सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ, हाँ बिल्कुल, ए और बी बराबर होगा तब। सबसेट में तो आप ऐसा एग्जांपल दिए थे जबकि ए और बी बराबर नहीं था।
मेरा कहना ये है कि इससे पहले भी जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, ए में लिए थे 1 2 3 है ना, अब ई में लिए थे हम लोग कितना, और उसमें यही बात, यही वाला साइन लगाए थे। ये साइन जो है ना कुछ किताब में सबसेट के जगह पर भी यही साइन लगा दिया जाता है, सुपर प्रॉपर सबसेट के जगह पर यही साइन लगा दिया जाता है। लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर प्रॉपर सबसेट में यूज़ करेंगे इसको। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली रह गया तो यही वाला सिंबल यूज़ करेंगे, वो वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर एलिमेंट खाली नहीं है, इक्वल भी है, तब वो वाला साइन यूज़ होगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो है सबसेट के लिए भी और सुपर प्रॉपर सब के लिए, दोनों के लिए यही वाला सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यही सिंबल यूज़ कर लेते हैं। उसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, वो जो लिखा था ना पहले एग्जांपल में, उसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं। नॉर्मली किताब में ऐसे भी लिख दिया जाता है। इसको भी सबसेट पढ़ देते हैं, प्रॉपर सबसेट ना बोल के क्या बोल देते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लिखने का वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहानी यहाँ पर है, एक है सबसेट, एक है सुपरसेट जिसके अंदर सब मौजूद होता है, एक है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट कहो तो दोनों मिला जुला के एक ही कहानी है। आप उसको प्रॉपर सबसेट वाले सिंबल यूज़ कर सकते हैं, सबसेट वाला भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, दोनों चलेगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे का टॉपिक कहानी थोड़ा चेंज है। थोड़ा सा इंटरवल बताना है आपको, तब आगे समझ में आएगा। आप सीखने वाले हम लोग ऑपरेशन करेंगे सेट का, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस क्या होता है सेट का, कम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ये सब सीखेंगे अगले क्लास में। कल का क्या चाहते हैं आप लोग? ठीक है, कल बंद रहेगा, कल बंद ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग 2 जनवरी को नए साल में।